हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। और यहां कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब पर एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। ओके, तो देख रहे हैं आप और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस एक्टर को 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान किया है? आंसर होगा माइकल डगलस। ठीक है, क्या नाम है? माइकल डगलस। न्यूज़ देख रहे हैं आप। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया है। फोटोग्राफ ये रहा, ये जो एक्टर हैं वो। और जो 54th इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है वो नवंबर में होगा, 20 से 28 नवंबर तक। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? गोवा में। और इसी दौरान एक्टर माइकल डगलस को ये अवार्ड दिया जाएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, इनके बारे में कुछ बताऊं। पिछले 5 दशकों से अधिक का इनका करियर है फिल्मी, और दुनिया के कई जो प्रसिद्ध फिल्में हैं उन सब में काम किया हुआ है। ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया हुआ है, जैसे वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन, द वॉर ऑफ द रोजेज, बेसिक इंटैक्ट, फॉलिंग डाउन, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, और कई सारी फिल्में हैं उन्होंने काम किया हुआ है। और इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है 1975 में अपने प्रोडक्शन वन फ्लू ओवर द कुकीज़ नेस्ट के लिए। ओके, तो एक प्रमुख ये व्यक्ति हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और ये आयोजन होगा गोवा में, नवंबर में होगा ये आयोजन, और उसी के दौरान डगलस को ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब इस अवार्ड के बारे में जान लें, जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में IFFI द्वारा। ओके, और इसमें सरकार के द्वारा अवार्ड दिया जाता है ऐसे लोगों को जिनका सिनेमा में असाधारण योगदान रहा है और दुनिया में काफ़ी प्रसिद्धि और बेहतर काम किया है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। और इससे पहले कई दुनिया के मशहूर एक्टर एक्ट्रेस उन सबको अवार्ड दिया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA की 23वीं मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग अक्टूबर 2023 में कहाँ पर हुई है? आंसर होगा कोलंबो, श्रीलंका में ये 23वीं मंत्रिपरिषद मीटिंग हुई है। कब? 11 अक्टूबर को। ठीक है, और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया भारत की ओर से? विदेश मंत्री S जयशंकर। यहाँ देख रहे हैं आप, ये तमाम देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन सब का ये फोटोग्राफ है। और इस बार की थीम क्या थी? क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना, हिंद महासागर की पहचान को मजबूत करना। इंग्लिश में कहेंगे इसे स्ट्रेंथिंग रीजनल आर्किटेक्चर, रीइंफोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस मीटिंग में ये भी हुआ इम्पॉर्टेंट बात कि 2023 से 2025 तक इसकी अध्यक्षता श्रीलंका को दी गई है। इससे पहले बांग्लादेश जो है ना वो नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक उसके पास अध्यक्षता थी, और अब अध्यक्षता उनके पास चली जाएगी। ओके, तो इंडियन ओशन कहाँ पर है? मैप में देख रहे हैं आप, आपको पता ही होगा, हिंद महासागर। इसी क्षेत्र के तमाम देश और कुछ दूसरे देश भी हैं, जैसे फ्रांस भी इसमें शामिल है। तो उन सब का ये संगठन है, और विदेश मंत्री जो होते हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये संगठन IORA? तो देखिए, हिंद महासागर जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए जीवन रेखा के समान है। यहाँ से दुनिया के आधे जो कंटेनर जहाज हैं वो गुजरते हैं। ये मार्ग जो है दुनिया के 1/3 कार्गो को संचालित करता है। यहीं से दुनिया का 1/3 कार्गो संचालित होता है, और दुनिया के 2/3 तेल जो है ना, ऑयल टैंकर, वो इसी क्षेत्र से गुजरते हैं, यानी हिंद महासागर से। तो इसलिए ये जो है ना पूरा इलाका जो है ना, ये क्षेत्र बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसी का एक संगठन है, और उसका नाम है, क्या नाम है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जान लें, महत्वपूर्ण बात है। स्थापना हुई थी 7 मार्च 1997 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एबिन साइबर सिटी मॉरिशस में। ठीक है, ये हिंद महासागर को लेकर एक इंटर गवर्नमेंटल यानी अंतर सरकारी संगठन है। देखिए, वैसे तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, लेकिन इसकी बुनियाद एक तरह से कह सकते हैं कि 1995 में रखी गई थी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला
उन्होंने भारत की यात्रा की थी और उसी के बाद इस संगठन को लेकर बात शुरू हुई थी और फिर 1997 में ये संगठन जो है वो मूर्त रूप ले पाया। 23 मेंबर कंट्री है इसके, 11 डायलॉग पार्टनर हैं, यानी संवाद भागीदार हैं, ठीक है। और ये इसमें विदेश मंत्रियों का ये एक परिषद है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और इसकी मीटिंग हर साल आयोजित की जाती है। तो कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं, तो ये सारे देश देख रहे हैं आप। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई और यमन है इसके मेंबर, ठीक है। और कुछ डायलॉग पार्टनर भी हैं, यानी संवाद भागीदार, जैसे चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ठीक है। और इसके कुछ प्राथमिकताएं हैं, जैसे समुद्री सुरक्षा और संरक्षण, यानी मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज करना आपस में, एकेडमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ब्लू इकॉनमी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और वुमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये सब भी मतलब इतने तरह के पॉइंट्स है और इसी पर यह संगठन काम करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पहुँचे, और मेनली ये 11 अक्टूबर को हुआ था, 10 अक्टूबर को विदेश मंत्री श्रीलंका पहुँचे थे, ठीक है। तो 2 दिनों की ये यात्रा हुई है और इसी दौरान ये एक इम्पॉर्टेंट जो संगठन है उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, ओके। और इस दौरान भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात वगैरह की है, ओके। अब आपको बताना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई है? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका में, ठीक है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। टॉलेस्ट BR अम्बेडकर स्टैट्यू आउटसाइड इंडिया अनवील्ड इन वाशिंगटन, ये वाशिंगटन में स्थापित किया गया है। जो राजधानी है ये अमेरिका की, उसी के पास में, यानी वाशिंगटन में ही उसी के पास एक जगह है मैरीलैंड, जो सब सिटी है, तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अमेरिका में, अमेरिका का मैप भी एक बार दिखा देते हैं और कहाँ पर स्थापित हुआ है वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो प्यारा भारत ये रहा अपना, और अब चलते हैं अमेरिका की ओर। तो अमेरिका में इस तरफ वाशिंगटन है और वहीं पर इसको अनवील किया गया है और ये वीडियो भी देख रहे हैं आप। इस प्रतिमा को किसने बनाया है? तो प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया। वही व्यक्ति जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा भी बनाई थी, उसका डिज़ाइन किया था, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो अंबेडकर की भी प्रतिमा का निर्माण उन्होंने राम सुतार ने किया है, ओके। और ये जो पूरा आयोजन हुआ अमेरिका में, इसकी ये जो मूर्ति है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 19 फीट, 19 फीट ऊंचा है ये प्रतिमा, ओके। और ये कहा गया है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष राम कुमार के द्वारा कि इसे हम समानता की प्रतिमा के रूप में इसको मान रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका में स्थापित डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? महत्वपूर्ण बात है। आंसर का इसका स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, समानता की मूर्ति कही है उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ उसका PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं आप, तो फिर मेंबरशिप ले सकते हैं आप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। शानदार है ये मेंबरशिप प्लान, और इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और भी कई तरीके के वन लाइनर MCQ विद नोट्स। और मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप करंट अफेयर्स का डेली, वीकली और मंथली पूरे साल का। और पिछले भी मॉक टेस्ट सारे अवेलेबल हैं, और इसके अलावा पिछले भी
इस साल के अब तक के करंट अफेयर्स PDF भी अवेलेबल हैं आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। और इसी मेंबरशिप के ज़रिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आयोजित कराए जाते हैं। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय यानी कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस शहर में है? आंसर होगा मसूरी यानी उत्तराखंड में। कहाँ है उत्तराखंड? मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहीं पर एक जगह है और ये मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है। तो उस हाउस को जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय यानी म्यूजियम का नाम दे दिया गया है, वहीं स्थापित कर दिया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं सतपाल महाराज, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो म्यूजियम है वो पार्क एस्टेट में स्थित है और वो प्रसिद्ध सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट का निवास स्थान है। हुआ करता था निवास स्थान। वो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, ये वाली, और उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, सवाल हो सकते हैं एग्जामिनेशन में कि माउंट एवरेस्ट का नाम किन के नाम पर रखा गया था। तो है सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर रखा गया था और वो उत्तराखंड में मसूरी में उनका आवास था, एक शानदार सा। और वो सर्वेयर थे, एक बहुत महान सर्वेयर के तौर पर जाने जाते हैं। 1832 से 1843 तक वहाँ पर वो रहे और वहाँ पर उन्होंने काम किया था। ओके, म्यूजियम के बारे में भी आपको बताऊँ, म्यूजियम में मानचित्र कला के इतिहास, मानचित्र कला के संबंधित जो उपकरण हैं और जो भारतीय सर्वेक्षण करता हैं, सर्वेयर हैं, उन सब के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। और इसमें सर जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में, इसके अलावा कई सारे सर्वेयर जैसे नैन सिंह रावत, उन सब के बारे में भी बताया गया, उन सब के लेटर, उन सब के जैसे काम होते थे, उन सब के बारे में बताया गया। ढेर सारे लोगों के बारे में कहानियाँ हैं वहाँ पर, ठीक है। और इसी म्यूजियम में, कार्टोग्राफिक म्यूजियम में अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसमें पर्यटक GPS कार्य प्रणाली के बारे में भी बताया हुआ है, जिसके लिए ग्लोब तैयार किया गया है, ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं आप। और इस म्यूजियम को आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है, जैसे कि सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, GPS वगैरह कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये 23.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया इसको, और इसमें फ़ंड दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। उसकी सहायता से उत्तराखंड सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसने ये काम पूरा करवाया है, ठीक है। ये कार्टोग्राफी क्या होता है? ये मानचित्र यानी जो मैपिंग होती है ना, उसकी कला है। और उसी से संबंधित जो उपकरण है, जो इनोवेशन है, जो नॉलेज है, उन सब के अध्ययन को, रिसर्च को ये कहते हैं कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान सरकार किस शहर को देश का पहला वेटलैंड सिटी बनाने का प्रयास कर रही है? आंसर को उदयपुर, उसको लेकर कामकाज शुरू हुआ है, आप न्यूज़ भी देख रहे हैं। तो उदयपुर में कई सारी झीलें हैं, जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील, दूध तलाई झील, रंग सागर झील, स्वरूप सागर झील, तो ये सब है। तो और ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, आकर्षण का स्थल है। तो इस न्यूज़ के अनुसार ये है कि राजस्थान सरकार उदयपुर को उसकी एक मान्यता मिल जाए वेटलैंड सिटी के तौर पर, तो इसके लिए प्रयास शुरू हुआ है अक्टूबर में। और उसका जो वन और पर्यावरण विभाग है वो केंद्र सरकार से कनेक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और इस पर काम चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए रामसर कन्वेंशन के तहत जो भी एक पैरामीटर हैं उसके तहत उदयपुर को चुन लिया जाए, ठीक है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है। और वर्तमान में दुनिया भर में 42 वेटलैंड शहर हैं और उसमें भारत का कोई नहीं है। तो भारत के उदयपुर और भोपाल, उन दोनों को लेकर काम चल रहा है, केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। और सबसे पहले उदयपुर को लेकर प्रयास शुरू हुआ है। फ़िलहाल केंद्र सरकार से मंजूरी का मतलब इंतज़ार हो रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। तो उदयपुर के बारे में जान लें। उसकी शहर की स्थापना हुई थी 1558 में, महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा ये स्थापित किया गया था और इसीलिए इसका नाम उदयपुर पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? आंसर होगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और ये जो सेंटर है
वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर यह स्थापित किया गया है। ठीक है, तो हाईटेक ये खेल प्रशिक्षण केंद्र है और ये दिव्यांगों के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था अक्टूबर में ही, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो उनका कहना है कि दिव्यांग खेलों के लिए ये सेंटर है अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र, और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं ताकि जो इंटरनेशनल गेम्स हैं उसकी तैयारी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से हो सके। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये सेंटर खोला गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है मंगूभाई पटेल। राजधानी भोपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर होगा 16 अक्टूबर को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। ठीक है, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये थीम इस बार का रखा गया है, तय किया गया है। और इस दिवस को 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी UNFAO उसकी स्थापना के याद में ये हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG का स्थापना दिवस राइजिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अक्टूबर को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय ये इसको बनाया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का A और B दोनों, यानी साल में 2 बार मनाया जाता है, 13 मई और 14 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? जल पक्षी जीवन को कायम रखना, यानी वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये है थीम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? क्रिकेट के सभी तरह के जो भी फॉर्मेट होते हैं उन सब से। आंसर होगा इंग्लैंड। ठीक है, इससे पहले 2018 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। हालांकि अब अक्टूबर 2023 में उन्होंने क्रिकेट के तमाम जो भी फॉर्मेट हैं उन सब से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। देखिएगा ज़रूर। बाय।